तो हम लोगों का कौन चल रहा था, कौन और जनरल कौन तो काफी कर लिया, और किया कौन whose vertex is at origin, उसके लिए होमोजीनियस किया उसको प्लेन्स की हेल्प से, और स्फीयर को होमोजीनियस कर देते हैं। तो वो कौन आ जाता है अपना, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो। और अब हमारे सामने जो आ रहा है ये क्वेश्चन, इसमें कौन के रिप्रेजेंट करने की कंडीशन वाला ये क्वेश्चन है, वो आप देखिए यहाँ पर वो शायद याद आ गया होगा आपको कि जिस कोण का वर्टेक्स ओरिजिन है वो इक्वेशन कैसी होती है, होमोजीनियस। वो फैक्ट हम यहां भी यूज करेंगे। जिस कोण का वर्टेक्स ओरिजिन है वो इक्वेशन होमोजीनियस में होता क्या है, एक्स स्क्वायर टर्म वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स बाई जेड जेड एक्स तक होना चाहिए। एक्स बाई जेड की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट उसमें नहीं होना चाहिए। अगर आता है तो उसको जीरो होना चाहिए, नहीं तो हम जीरो कर देंगे, इम्पोज कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें, प्रूव दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कोण। अब इस इक्वेशन में देखें तो यहां तक तो होमोजीनियस पार्ट है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। यहां के बाद ये 1 डिग्री और डी में कांस्टेंट बिल्कुल 0 डिग्री। यू वी डब्ल्यू में कोई डिग्री नहीं मानते, एक्स बाई जेड 1 डिग्री होती है। तो ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। इसका मतलब ये कोण अगर निकला भी तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं, अभी ओरिजिन। तो आप क्या करें, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स ओरिजिन वाई जेड, ऐसा कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम में ऐसे टेम्परेरी कोण बना देता हूं। ये कोण है नीचे, वही वाला कोण नंबर 1 मान लो। यहां पर हमने ऐसे कोण बना दिया जिसका वर्टेक्स ओरिजिन तो है बिल्कुल भी नहीं है उसका वर्टेक्स। तो इक्वेशन 1 की ये फिगर बन रही है, तो इसका वर्टेक्स क्या है, x1 z1 ले लो, उन्होंने तो दिया ही नहीं। ये इक्वेशन नंबर 1 इस कोण को रिप्रेजेंट करती है। अब आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी यह है कि इस कोण का जो वर्टेक्स है उसको ओरिजिन पर शिफ्ट कर दो। कोण का जो वर्टेक्स है उसको उठा के ओरिजिन पर ले आओ, थोड़ा ऊपर को क्लाइंब कराओ इसको, थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट, शिफ्टिंग ट्विस्टिंग दे करके वर्टेक्स शुड बी मेड ओरिजिन। या एक काम करो, ओरिजिन को उठा के वर्टेक्स पर ले आओ, फ्रेम को उसको उठा के यहां ले आओ। ये देखो उठ के यहां आ गया, ये वाई एक्सिस बन गई, नई एक्स एक्सिस बन गई, नई एक्स एक्सिस कैपिटल एक्स, नई वाई एक्सिस न्यू जेड एक्सिस। समझ में उस तो क्या करना, वर्टेक्स को ओरिजिन पर शिफ्ट करना। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है 1 का। लेट 1 रिप्रेजेंट कोण विद वर्टेक्स। 1 का जो वर्टेक्स अभी क्या है, x1 y1 z1। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के फार्मूले हुआ करते हैं, शिफ्ट ऑफ कहां, टू वर्टेक्स, टू x1 y1 z1। ये काम किया जाए। शिफ्ट करने से फायदा क्या होगा, शिफ्ट करने से इक्वेशन नंबर 1 चेंज हो जाएगी, और इक्वेशन नंबर 1 का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन हो जाएगा। क्यों, ओरिजिन आपने शिफ्ट कर दिया है, वर्टेक्स को ओरिजिन पर ला दिया ना। तो इक्वेशन नंबर 1 चेंज होकर जो कुछ भी बनेगी उसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा। और इक्वेशन नंबर 1 होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बनेगी, नॉन होमोजीनियस बनेगी। हम कहेंगे नहीं, इसे होमोजीनियस होना चाहिए, तो कंडीशन इंपोज कर देंगे।
वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को 0 कर देंगे। उससे ये जो इफ करके प्रूव करना, ये प्रूव हो जाएगा। तो इसमें क्या है, वर्टेक्स इसका जहां भी है उसको ओरिजिन पर शिफ्ट करो, पहला काम। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के ये फार्मूले होते हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज न्यू कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ओरिजिन टू बी शिफ्टेड। स्मॉल y की वैल्यू y प्लस y1, स्मॉल z इज z प्लस z1। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ये 2D में भी लास्ट सेमेस्टर में आपने किया था, 3D में ये अब भी कोर्स में, और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मैं भी यहाँ कराऊंगा, एक टॉपिक है आपके कोर्स में, तो जब कराएंगे तब तक ये याद करना। स्मॉल एक्स बाई जेड की इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में लिख दो चल के, जो इक्वेशन नंबर 1 चेंज हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, कौन की इक्वेशन बन जाएगी, दैट विल बी इक्वेशन ऑफ कौन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। क्यों, हमने शिफ्टिंग तो कर तो दिया। तो वर्टेक्स एट ओरिजिन मींस दैट इक्वेशन शुड बी होमोजीनियस, और वहां पे होमोजीनियस वाली कंडीशंस लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। आइडिया लगा। अब देखिए, सो इक्वेशन नंबर 1 अंडर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बिकम्स, स्मॉल एक्स है x प्लस x1। कई सारे ऑथर्स इस कैपिटल एक्स को ना स्मॉल एक्स लिख देते हैं, खूब चलता है, दिक्कत नहीं है। तो आपको कैपिटल एक्स इनकन्वीनियंट लगे तो स्मॉल एक्स, वैसे होता कैपिटल एक्स है न्यू सिस्टम के लिए। डैश भी दे देते हैं, हाँ डैश। आप x प्लस x1, x प्लस x1, स्मॉल एक्स चल जाएगा। मैं तो कैपिटल लिख देता हूं, ये ज्यादा अच्छा है जो लिख रहा हूं। देखो बन रहा है, ठीक है। 2u x प्लस x1 प्लस 2v y प्लस y1 2w z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर को ओपन करें और सीरियल ऑर्डर में इसको लिखें। तो a एक्स स्क्वायर b वाई स्क्वायर, इस तरह ट्राई करता हूं, शायद कुछ बच जाए। c जेड स्क्वायर यहां से। अब हम लोग सर्च करें बाई जेड की टर्म, बाई जेड की टर्म इसमें आएगी नहीं, बाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई की टर्म्स इसमें प्रोड्यूस नहीं। कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, वो इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं हो रहा। उसके बाद कैपिटल एक्स वाली टर्म, देखो यहां से कैपिटल एक्स की टर्म ये है 2x x1, तो आएगा 2a x1 आएगा। क्या आपको पता लग पा रहा? आप होल स्क्वायर को आराम से इवैल्यूएट करना और करेक्शन देना, ठीक है। 2a x1, यहां से ध्यान दो, ये 2u आ रहा है, x1 2u x का साथी चाहिए, तो 2u आ रहा है, ये वाला, ये x का साथी, x1 तो अभी लाना है, वो गलती से टिक कर दिया, ठीक है। x की टर्म आ गई है, कैपिटल y की टर्म्स ये आएगा 2b y1, यहां से आएगा 2b y1, वो होल स्क्वायर को ओपन करोगे तब आपको नजर आएगा 2b y1 यहां से, और y की टर्म 2b यहां से, z की यहां से 2c z1 आएगी, और z का 2w यहां से आ जाएगा, और प्लस। अब a x1 स्क्वायर अभी तक नहीं आया, b y1 स्क्वायर, एक्स वाई जेड के हो गए, कांस्टेंट टर्म आएगी, प्योर कांस्टेंट है ये, a x1 स्क्वायर b y1 स्क्वायर c z1 स्क्वायर 2u x1 2v y1 2w z1 प्लस d इक्वल टू
0। ये इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ पाया। होल स्क्वायर आप धीरे धीरे इवेल्युएट करना, एक स्टेप और लगा देना बीच में तो साफ नजर आएगा। ठीक है, अब क्या है, वो इक्वेशन नंबर 1 जो टॉप पे दिख रही है उसके ऊपर वर्टेक्स लाई करता है। ऐसे समझो x1 y1 z1 वर्टेक्स था ओरिजिनल, दैट वर्टेक्स लाइज ऑन द इक्वेशन नंबर 1, वो 1 पर लाई करता है क्योंकि 1 इक्वेशन ऑफ कौन है, ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कौन, तो उस पर क्या x1 y1 z1 लाई करेगा। तो इसलिए a x1 स्क्वायर b y1 स्क्वायर लाई कराने का तरीका ये होता है c z1 स्क्वायर 2u x1 2v y1 2w z1 प्लस d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। 3 को 2 में यूज कर दो तो ये वाला पीस 0 हो गया। इतना यूज 3 in 2 to get reduced equation। और इक्वेशन आपकी स्मॉल हो गई ax स्क्वायर b y स्क्वायर c z स्क्वायर। 2 बेशक कॉमन ले लो तो अच्छा है, ax1 प्लस u, इसमें 2 यहां भी कौन 2y का कोफिशिएंट हो गया by1 प्लस b, 2z का कोफिशिएंट हो गया c z1 प्लस w। ये y ना कैपिटल, y स्मॉल है, हाँ ये सब स्मॉल है। x1 जिनके सफिक्स है ना वो स्मॉल लेटर्स है, और ये जो z है ये कैपिटल है। और मुझे लगता है रिमेनिंग 0 हो चुका है। ये इक्वेशन नंबर, अब ये 4 होनी चाहिए होमोजीनियस, और ये होमोजीनियस दिख नहीं रही है ना। तो इसलिए x बाई z के जो कोफिशिएंट्स है ना इन्हें 0 करिए आप, x बाई z के कोफिशिएंट्स को 0 कर दीजिए तो x1 y1 z1 रेडी हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो क्या करो कि दिस मस्ट बी होमोजेनियस, मस्ट बी होमोजेनियस, और ये होमोजेनियस है नहीं, तो इसलिए ax1 प्लस u होना चाहिए 0, by1 प्लस v 0 होना चाहिए, c z1 प्लस w क्या होना चाहिए 0। इससे x1 y1 z1 आ गया, पर हमें कंडीशन जनरेट करनी है उसको ना, इसमें लिख देंगे 3 में, तो वो कंडीशन जैसी वो आंसर है ना वो आ जाएगी। ठीक है, 3 में लिख देंगे। तो ये प्रूव करना ना u स्क्वायर बाई, कंडीशन लानी है, कंडीशन फिर उसी में से आएगी। ये आपके पास जो इक्वेशन जनरेट हो गए इन्हीं से काम चलाना, न्यू इक्वेशन अब आपके पास नहीं। तो हुआ कुछ ऐसा कि x1 की वैल्यू आ गई यहां से माइनस u बाई, यहां से y1 की वैल्यू माइनस v बाय b, z1 की वैल्यू माइनस w बाय c। वो कंडीशन जनरेट हो नहीं पाई जो लानी थी, तो क्या करना, x1 y1 z1 को इक्वेशन नंबर 3 में यूज कर दो। वो 3 जो है आपका वेट कर रही है x1 y1 z1 की वैल्यू के साथ। तो a इंटू x1 स्क्वायर इज u स्क्वायर बाय a स्क्वायर, b इंटू y1 स्क्वायर इज v स्क्वायर बाय b स्क्वायर, c इंटू z1 स्क्वायर इज w स्क्वायर बाय c स्क्वायर। फिर 2u इंटू x1, 2u इंटू दिस हो जाएगा माइनस 2u स्क्वायर बाई a, 2v इंटू y1, 2v इंटू दिस माइनस 2v स्क्वायर बाय b माइनस 2w स्क्वायर बाय c प्लस d इक्वल टू 0। अब a से a कट गया, ये पहचानो, ये u स्क्वायर बाई a और ये माइनस 2u स्क्वायर बाई a,
इसका और इसका बैलेंस हो गया माइनस यू स्क्वायर बाई ए। इसी तरह इसका और इसका बैलेंस हो गया वी स्क्वायर बाय बी। इसका और इसका बैलेंस हो गया इसका और इसका माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाय सी प्लस डी इक्वल टू। अब आप नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, कंडीशन यही है, आपको जो प्रूव करनी थी वो आ गई है। माइनस डी इक्वल टू 0 तो इक्वल टू डी कह दो, ये आपका आंसर है। इस तरह से वो थ्योरम कंप्लीट हो गई। थ्योरम जैसी है ये और इम्पोर्टेंट है तो हमने बता दिया आपको। अब आप इसको मेंटेन करिए, प्रैक्टिस करो और मेंटेन करो। बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें राइट सर्कुलर कोन का दिख रहा है। तो राइट सर्कुलर कोन आप जानते ही हो, इस तरह का होता है। राइट हो, जो इरेक्ट हो, वर्टिकल हो, ये राइट सर्कुलर कोन। वैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी कोन भी हम लोग बनाते रहते हैं, इसी फिगर तो ऐसी बनाते हैं हमेशा, लेकिन राइट सर्कुलर कोन में सेमी वर्टिकल एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन में सेमी वर्टिकल एंगल हमेशा इक्वल रहता है। दूसरों में अनइक्वल रहता है। दूसरों में क्या है कि जब आप उस लाइन को रिवॉल्व करते हो, ये लाइन है इस तरह की, इसको ऐसे रिवॉल्व करते हो, तो मान लो इलिप्स के अलोंग मूव कर रहा, तो कभी तो यहाँ पर है, देखो ये पेन की पोजीशन देखो यहाँ पर है, हम आप देख, और कभी वो पोजीशन इधर को आ गई, कभी एकदम से पास आ गई सेंटर के। तो क्या सेमी वर्टिकल एंगल इसका चेंज होता रहता है। ये जो एंगल है ना, ये देखो एंगल बिटवीन रेड लाइन ब्लैक लाइन, तो ये चेंज होता रहता है। अगर जो बेस है वो सर्कल नहीं होगा तो ये एंगल चेंज होता रहेगा। ये वाला ऐसे घुमाओगे ना तो इलिप्स के अलोंग घूम रहा है, तो कभी तो बड़ा हो रहा है एंगल, कभी छोटा हो रहा है, क्योंकि वो जो गाइडिंग कर्व है वो इलिप्स है आपका। तो इसमें सेमी वर्टिकल एंगल यूनिफॉर्म होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। इन राइट सर्कुलर कोन। और दूसरा फिर सेमी वर्टिकल एंगल इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसकी एक्सिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये एक्सिस तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर इसमें एक्सिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सिस और जनरेटर के बीच में हमेशा सेम एंगल रहता है, चाहे जनरेटर 1 हो या 2 हो या 3 हो। जो वो लाइन है ना, ये जैसे ये फिगर है, ये कौन है मान लो, तो इसकी ये तीनों को जनरेटर कहते हैं। ये मुझे लगता है ठीक आ रहा है, ये जनरेटर है, तो तीन ये जनरेटर है, ये एक्सिस है, जो रेड वाली लाइन है ये एक्सिस है। अब रेड लाइन के बीच में ब्लैक लाइंस के बीच में सेम एंगल है, एंगल बिटवीन रेड लाइन एंड एवरी ब्लैक लाइन सेम, उसको सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। और वो हमेशा इक्वल होता है। तो इसमें ना इनको मतलब जनरेटर के बीच में और एक्सिस के बीच में हमेशा सेम एंगल रहता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो एक्सिस और अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल, और जो जरूरत होगी तो वैसा हम आपको बताएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन व्हिच वर्टेक्स इज 3 to 1। एक्सिस इज द लाइन, हमने आपको वर्टेक्स दे दिया, एक्सिस दे दिया, और हाँ सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री। राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन में मोस्टली सेमी वर्टिकल एंगल या तो वो देंगे या आपको निकालना पड़ेगा। सेमी वर्टिकल एंगल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए कुछ क्लू देंगे वो, जिससे सेमी वर्टिकल एंगल निकल सके। तो या तो आप निकालो और नहीं तो क्वेश्चन देगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो सेमी वर्टिकल एंगल क्वेश्चन ने ही दे दिया, यही फिगर हम यूज कर सकते हैं। सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है, अल्फे की वैल्यू इन्होंने दे दी 30 डिग्री, ठीक। और इन्होंने क्या दिया हुआ, एक्सिस इज द लाइन। एक्सिस जब ये दे तो आप ये देखना एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, यूनिटी, नहीं तो ये लाइन प्रॉपर नहीं है, आपको यूनिटी करना पड़ेगा। उसके बाद जो नीचे दिख रहे हैं ये डीआरस ऑफ लाइन है, तो लाइन के एक्सिस के डीआरस हो गए 4, 1 and 3। एक्सिस के डीआरस लिख दिए। वर्टेक्स इन्होंने क्लियरली 3 to 1 दिया हुआ है, ठीक है।
और अब आप क्या करो, यहां पर एक पॉइंट पी यहां पे ले लो या यहां ले लो, गाइडिंग कर्व का झंझट इसमें नहीं है, गाइडिंग कर्व फिक्स है सर्कल, ठीक है। गाइडिंग कर्व वाले क्वेश्चन कर चुके हो, वहां पे यहां पे लेते हैं पी पॉइंट, आप यहां पर अब भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, मर्जी है, वो पॉइंट तो यहीं लेते हैं गाइडिंग कर्व वाले क्वेश्चन। तो ये आपका एक्स वाई जेड हुआ, और एक्स वाई जेड का जो यूटिलाइजेशन है गाइडिंग कर्व वाले में दूसरी तरह से है, यहां इसका यूटिलाइजेशन ये है क्या, कि बीपी और एक्सिज के बीच का एंगल अल्फा है, तो एक्सिज के डीआरस निकालो, निकले पड़े हैं, बीपी के डीआरस निकालो और उस अल्फा को यूज करो, यूज करते करते एक्स बाई जेड की में एक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। समझ में? ऐसे करो, डीआरस ऑफ बीपी आर एज फॉलोज, एक्स -3 y -2, लर्न करके और फिर हर दिन प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से बिल्कुल आने लगता है। डीआरस ऑफ एक्सिज 4 1 3 एंड दैट अल्फा और थीटा वट एवर इट इज 30 डिग्री, थीटा कोई बोलता है कोई अल्फा बोलता है, और कॉस थीटा का फार्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस ये ह्यूज इक्वेशन, थीटा 30 डिग्री पुट कर दो, cos 30 डिग्री हो गया √3/2, a1 a2, ये a1 a2 है, ये दोनों, एक a1 है एक a2 है, ये एक b1 है एक b2 है, ऊपर वाला b1 नीचे वाला b2, ऊपर वाला c1 नीचे वाला c2, ठीक है। तो देखो a1 a2 4x - 12 प्लस y -2 3z -3, समझ में आ गया, ऊपर वाले a1 b1 c1 नीचे वाले a2 b2 c2, स्क्वायर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 9, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा और क्रॉस मल्टीप्लाई रिपेयर करो स्क्वायर रूट के अंदर, वो है 16 9 25 126 26, और ये ब्रैकेट के अंदर x -3 होल स्क्वायर है, वो ह्यूज मटेरियल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -6x -4y -2z 9 4 13 114, आप स्लोली करना, देखना क्या करना कर सकते। ये है 4x प्लस y प्लस 3z -17, ठीक, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके और कैलकुलेशन किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आ गया 78 3 × 26 के अंदर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 6x 4y 3z 14, और राइट साइड आपकी उसका होल स्क्वायर हो गई 4x प्लस y प्लस 3z -17 होल स्क्वायर, ठीक। मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर सिखाया था, वो यहां काम आएगा इसलिए सिखाया था। इसके बाद की कैलकुलेशन आपको करनी है, और मैंने यहां आंसर लिखा है, इस आंसर को अप्रोच करने का ट्राई करना है। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/, तो हमने सही पुट किया, बाकी कैलकुलेशन वर्क सही है, कोई दिक्कत नहीं। 413 हमारी एक्सिज है, ठीक है। इसके बाद आप करिए, देखिए, ठीक है। अब यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन विद डीसीज प्रोपोर्शनल टू। ओरिजिन से कितनी, देखो 1 2 3 लाइन्स ड्रा कर दी गई। ये पता है क्या हुआ, ये फिगर बनी है, 3 लाइन्स आर ड्रॉन, ये देखो बनी, ओरिजिन ये है और ये 3 लाइनें ड्रा कर दी। ये तीनों जनरेटर बनेंगे कौन के, ये तीनों जनरेटर के डीआर दिए हुए हैं। प्रूव दैट एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैज फॉर इट्स डीसी। एक्सिस ऑफ कोन के डीसीज मांगती है, मतलब ये आपको ना तीनों जनरेटर हमने दिए हुए और आपसे ये एक्सिस, ये जो रेड लाइन है इसके डायरेक्शन मांगी है, रेड लाइन की डायरेक्शन मांगी हुई है, समझ गए, और डीसीज मांगे है। फाइंड ऑल्सो सेमी वर्टिकल एंगल। अब बात समझ, सेमी वर्टिकल एंगल कैसे निकलेगा, आप कोई भी एक जनरेटर उठा लेना और एक्सिस के डीआर हम निकाल लेंगे, तो इस रेड और ब्लैक लाइन के बीच में एंगल जो है वही सेमी वर्टिकल एंगल होगा। पहचान में आ गया, बस ये ठीक है। तो इसी चीज को जब फिगर में बनाएंगे तो उतनी क्लैरिटी नहीं आती है फिगर के अंदर। क्वेश्चन 20, लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन विद डीसी प्रोपोर्शनल टू। ओरिजिन से एक जनरेटर ऐसा बना दिया, एक इधर को बना दिया, एक इधर को बना दिया, जान के हमने बीच में नहीं, में बीच में तो एक्सिस बना ली, यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ कोन होगी, ठीक। अब एक सेकंड रुकना, राइट सर्कुलर कोन, तो लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन विद डीसीज प्रोपोर्शनल, डीसीज आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डीआर्स, तो प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डीआर। तो ये दिए हुए क्या है, डीआर्स हैं, तो एक है 1 2 2, एक दूसरा है 2 3 6, ये वाला 2 3 6 रख लो, ये वाला, और एक है 3 4 12, 3 डीआर्स दिए हुए हैं और ओरिजिन से ड्रा की गई है, कोई जरूरत पड़ने पर ओरिजिन को यूटिलाइज किया जा सकता है। प्रूव दैट एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैज फॉर इट्स डीसीज, इसके डीसीज यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं। डीसीज वैसे तो डीआर अज्यूम करके बाद में डीआर को डीसीज बना दिया जाता है, लेकिन हम डीसीज अज्यूम कर लेते हैं। डीसीज में क्वालिटी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वो क्वालिटी की वजह से हमें डीसीज में क्वेश्चन करने में आराम भी रहता है और मांगे भी इसने डीसीज है, तो आप डीसीज ना एल एम एन अज्यूम कर लो, और जब भी एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की बात हो तो उसे 1 लिखते जाना, क्योंकि डीसीज अज्यूम कर लिया। अच्छा, जो डीसीज है वो डीआर्स भी होते हैं, डीआर्स आर नॉट नेसेसरली डीसीज। ये जो दिख रहे हैं डीआर्स, ये डीसीज नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका सम ऑफ स्क्वायर्स 1 नहीं है, 4 4 8 1 9 है, ये डीआर्स है और डीसीज नहीं है। और ये क्या है, डीसीज है प्लस ये डीआर्स भी है, डीसीज आर ऑलवेज डीआर्स बट डीआर्स आर नॉट नेसेसरली डीसीज। इसलिए वो जो एंगल का फार्मूला आपको याद है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, वो एलिमेंट के साथ भी वैलिड है, नहीं तो एक चक्कर है ना, यहां डीसीज है यहां डीआर्स है, तो फार्मूला कैसे वैलिड। तो जो ये डीसीज है वो डीआर्स भी है, इसलिए हमारा फार्मूला वैलिड। तो सेमी वर्टिकल एंगल आप अज्यूम करो, देखिए एक्सिस और इसके बीच में जनरेटर के बीच का एंगल थीटा, और देखना एक्सिस और जनरेटर के बीच का ये एंगल भी थीटा है, एक्सिस और जनरेटर के बीच का ये एंगल भी थीटा है। और देखने में ऐसा 2D में बनी हुई फिगर, 3D फिगर 2D में बनी हुई है, अगर आप ओरिजिनली देखें तो सही है। ये देखो, ये 3 लाइनें है, ये एक्सिस है, तो देखो सभी एंगल थीटा, इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है, रेड और ब्लैक लाइन के बीच का एंगल थीटा है, फिजिकली देखा जा सकता है। इसमें जो है वो नहीं दिख रहा, इसमें तो अज्यूम करना पड़ेगा हाँ हमारी फिगर राइट है। ओके, सो ट्राई फॉर कॉस थीटा नाउ, ध्यान देना, कॉस थीटा बीइंग रिटन नाउ, और आपको तब तक मेहनत करनी जब तक ये एलिमेंट आ नहीं जाती, तब तक लेबर करनी पड़ेगी इसमें। तो
और उसने और तो कुछ दिया भी नहीं है। सेमी वर्टिकल एंगल आपसे पूछ दिया, चल ठीक। कॉस थीटा क्या होता है, देखो A1 है A2 L हो गया, प्लस B1 है B2 2M हो गया, C1 है C2 2N, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, जो कि 1 होता है। अभी मैं चलो लिख देता हूँ एन स्क्वायर, जो कि 1 है, यहाँ डी सीज लिए हुए हमने और डी आर के लिए यूज कर रहे हैं। डी सीज कैन बी यूज फॉर डी आर, लेकिन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की क्वालिटी वो रहेगी इसके साथ। फिर स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 4 इक्वल टू वही कॉस थीटा, इसके इक्वल भी है 2l प्लस 3m प्लस 6n। फॉलो कर रहे, अंडर रूट के अंदर वही 1 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, और दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस 9 प्लस 36, यही कॉस थीटा इसके इक्वल भी है, 3 की इक्वल है। एंगल बिटवीन एक्सिस एंड लास्ट जनरेटर, तो 3l प्लस 4m प्लस 12m अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ये 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 144। अटक तो नहीं रहे, समझ रहे? तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो 1 सब जगह से हो गया, एल प्लस 2m प्लस 2n बाय 3 इज इक्वल टू 2l प्लस 3m प्लस 6n बाई ये 7 है, 3l प्लस 4m प्लस 12m के नीचे ये 13 है, देखो 13 है 169। फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड करो, एलएमएन में एक इक्वेशन आएगी, सेकेंड इक्वल टू थर्ड करो तो एलएमएन में दूसरी इक्वेशन आएगी, उन दोनों को सॉल्व करोगे तब एलएमएन आएंगे और एलएमएन निकाल लें आपको। फाइंड एलएमएन एंड ऑल्सो थीटा, थीटा की वैल्यू तो एलएमएन की वैल्यू ना यहां किसी में भी लिख दोगे तो थीटा आ जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल भी मांगा उसने, ठीक है। So first equal to second, 7l 14m 14n 3 2 जा 6l 9m 18n 2l minus 6l minus 4l 14 minus 9 5m 14 minus 18 minus 4n equal to 0। नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लो, 4n माइनस n प्लस 4n इक्वल टू 0, इसको कोई नंबर 1 हमने दे दिया। इसी तरह इधर थोड़ा काम कर लो, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, सेकंड इक्वल टू थर्ड कर लो, या फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, मर्जी है आपकी। फर्स्ट इक्वल टू थर्ड करोगे कुछ आराम है उसमें, 13n प्लस 26m प्लस 26 इक्वल टू 3 3 जा l 12m 36m 13 माइनस 9 4n 26 माइनस 12 14n और ये 10n और 2 का डिवीजन भी लग सकता है, तो 2n 7n माइनस, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करोगे तो एलएमएन आएगी। फोर एल माइनस 5n प्लस 4n इक्वल टू 0, 2l प्लस 7m माइनस 5n इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से दो ही इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करने जो मैंने टिक किया ना, यहां से फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड और सेकेंड इक्वल टू थर्ड। यू विल पिक अप ओनली 2 इक्वेशंस, क्योंकि a इक्वल टू b इक्वल टू c में 3 इक्वेशन नहीं होते, 2 ही होते हैं, a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, 2 होते हैं। आप बोलोगे थर्ड c इक्वल टू a,
वो उन दोनों से इंडिकेटेड है, वो डिपेंडेंट इक्वेशन होती है। तो आप इसमें से 3 इक्वेशंस निकालने का ट्राई मत करना, उसमें थर्ड इक्वेशन है नहीं। अब जबरदस्ती इन्फोर्स करोगे तो क्या होगा कि डिपेंडेंट सिस्टम आपका तैयार होगा, यू कैन नॉट सॉल्व इट यूनिकली। ठीक है, तो कभी भी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड में, कहीं भी दूसरे मैथमेटिक्स की किसी और प्रोसेस में भी, दीज आर ओनली 2 इक्वेशंस, थर्ड इक्वेशन इज डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट 2, तो वो उसका कोई रोल नहीं रहता थर्ड का। सो सॉल्व, अब मैंने बताया कि यहां हमें इक्वेशन एक कम पड़ रही है, कम पड़ रही है, आपको कम ही सॉल्व करनी है, वो तीसरी का कोई फायदा नहीं है। एक्सट्रैक्ट करके देखो, इन्हीं में वो क्या होगा, इन्हीं के साथ की इक्वेशन कोई होगी, इन्हीं में कन्वर्ट होगी, या इन दोनों का वो सम होगा, या इन दोनों का वो डिफरेंस होगा, अलग इक्वेशन नहीं मिलेगी आपको, डिपेंडेंट इक्वेशन मिलेगी। वो इसके साथ अगर रखोगे भी तो भी आपको यूनिक सोल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करो, एल अपॉन समथिंग माइनस एम अपॉन समथिंग, उस दिन सिखाया था हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, 3D के बच्चे को आता होता है। इसको एल को इसको हाइड कर लेते हैं, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, 25 माइनस 28 माइनस 3, माइनस ये फिक्स है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हो तो भी यह नेगेटिव लगता है। एम को हाइड कर लो, माइनस 20 माइनस 8 माइनस 28, एन को हाइड कर लो यार, तो 7 4 जा 28 और प्लस 10 38। ठीक है, तो L बाय -3, ये जो नंबर्स हैं ये थोड़े से हमको पसंद कुछ कम आ रहे हैं, जो नंबर्स हैं वो अच्छे अच्छे नंबर्स नहीं है जैसे आने चाहिए। तो एक छोटा सा यहाँ पे एरर जो दिखता है वो ये 7L है, ये वाला 14 और 14 6 9 18 है। ओके, 7L माइनस 6L, ये सिंपल L हो गया और पॉजिटिव L हुआ, ये हटा देता हूं, पॉजिटिव L, और L के साथ दोबारा करता हूं क्योंकि वो सर आपने फिर बाद में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड से थर्ड इक्वेशन। हाँ, तो मतलब ये इक्वेशन चलेगी, यही बात है ना। इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, ये तो चेंज इक्वेशन है, और उधर बाकी तो ठीक लग रहा है, वहीं पे एक एरर अभी तक नजर आया, हो जाता है कभी कभी। तो हमें मिला L प्लस 5M माइनस 4M, नीचे 2L प्लस 7M माइनस 5M इक्वल टू 0। अब देखो L के साथ माइनस 25 प्लस 28 3 आ गया, माइनस M के साथ माइनस 5 प्लस 8 3, अब ठीक आ गया। N के साथ 7 माइनस 10 माइनस, कंपैटिबल नंबर आ गए, देखो अच्छे अच्छे नंबर। सो 3 का डिवीजन लगाओ, L बाय 1 M बाय -1 N बाय -1। अब जो हमारा आंसर है, एक नजर से इस आंसर को देखो, ये DC लाने हैं, फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन नेगेटिव लाना है, तो वहां पर आपका फर्स्ट जो DR आया, ये कोसाइन नहीं आया, एलिमेंट के जो नीचे दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, DRs बोलते हैं, तो ये DRs आ गए, और DRs भी ये वाला जो DR है वो पॉजिटिव आया, हमें कैसा जनरेट करना, नेगेटिव, तो आप इन सारों में ना नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे L बाय -1 M बाई 1 एंड N बाई 1 कर लिया। तो DRs रेडी हुए, इससे LMN की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, DRs हो गए -1 1 और 1, तो DC हो गए, ओ फार्मूला ना A बाय √A² प्लस B² प्लस C², इससे DC मिलते हैं, यही है N DRs आने के बाद एटसेट्रा। तो DC हो गए -1 बाय √3, पता लगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय √3 एंड 1 बाय, ये DC आपके प्रूव हो गए। फिर इन्होंने सेमी वर्टिकल एंगल भी फाइंड आउट करने को बोला, तो ऑल्सो उनमें से कोई एक cos थीटा उठा लो, यू हैव cos थीटा,
एट सेवरल प्लेसेज, कोई एक cos थीटा उठा लो, वो आपको सेमी वर्टिकल एंगल दे देगा। तो L प्लस 2m प्लस 2n बाई 3 ले लो, cos थीटा इज 1/3 L प्लस 2m प्लस 2n, ये आपको सेमी वर्टिकल एंगल दे देगा। सो इट इज 1/3, ठीक है। L का मतलब माइनस 1/√3, 2m प्लस 2n 4/√3 हो गए सारे मिलके, यस ऐड कर दिया, ये m है ये n है, तो ये हो गया 1/3 इंटू 3/√3, 1/√3, 3 कट गया, तो थीटा इज कॉस इनवर्स 1/√3, क्योंकि 1/√3 टेबल में नहीं होता और राइट आंसर, समझ में आ गया? ये रहा। अब हम डाउट है, हाँ चल रही है बात। फिर आप यहाँ लर्न करो, उस वीडियो पर डिपेंड नहीं रहना है, वो तो बाई चांस मिल रहा, वो देना मेरा जरूरी नहीं है, रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, find the equation of right circular cone whose vertex is 2 minus 3 5. right circular cone, उसका वर्टेक्स इन्होंने 2 minus 3 5 दे दिया। एक्सिज ऑफ कोन, एक्सिज यहां पर कौन का सेंस है, ये रही एक्सिज ऑफ कोन, एक्सिज ऑफ कोन मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, मतलब ये है, यहां पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, तो जो एक्सिस ऑफ कोन है उसकी कुछ ऐसी पोजीशन है, मान लो एक्सिस ऑफ कोन, तो एक्सिस ऑफ कोन मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ ये अल्फा एंगल, वाई एक्सिस की डायरेक्शन के साथ ये बीटा एंगल, जो कि अल्फा के इक्वल है, यहां हमेशा इक्वल नहीं होता, जेड एक्सिस की डायरेक्शन के साथ गामा एंगल बना रही है, जो कि यहां अगर ये अल्फा बीटा गामा एंगल बनते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन होते हैं, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा हुआ करता है। इन योर केस अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल, समझे? ये बीटा हमेशा अल्फा नहीं होता, ये तो मैंने कंसेप्ट बताई, डायरेक्शन कोसाइन की ये कंसेप्ट है। तो ये कह रहा है एक्सिस मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का, इस सेंटेंस का मतलब है इतने का कि LMNR इक्वल ईयर, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, तो L इक्वल टू M इक्वल टू N दिया हुआ है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। LMN हमारे क्वेश्चन के इक्वल है, एक्सिस मेक्स इक्वल एंगल्स, एक्सिस के LMN है, ये एक्सिस के LMN आपस में इक्वल है, मतलब एक्सिस के DRs पता लग गए, 1 1 1 है। वैसे तो हम LMN का भी पता लगा सकते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर शुड बी 1, यहाँ हमें लगता है उनकी जरूरत शायद है नहीं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1, MN L सब इक्वल है, 3L स्क्वायर इज 1, तो L स्क्वायर इज 1/3, L आ गया प्लस माइनस 1/√3, इसी तरह M भी इतना ही आ गया, N भी इतना ही आ गया, लेकिन आपको इसके LMN इक्वल होने की वजह से इनके नीचे क्या है, DRs होते हैं, तो DR से हमारा काम चल जाएगा, तो LMN एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, मैंने निकाल दिया साइड में, वी डोंट नीड दैम।
तो एक्सिस के डीआर्स निकाल दिए इनके सेंटेंस से, सेमी वर्टिकल एंगल आपके पास है और मांग दिया क्या, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन जो है वो आपके कंट्रोल में आ गया। कैसे, एक्सिस जान लिया आपने, सेमी वर्टिकल एंगल, यहां पर या यहां पर कोई पॉइंट लीजिए एक्स वाई जेड, इसी एक्स वाई जेड के लोकस को कोन कहते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, डीआर्स ऑफ बीपी डीआर्स ऑफ एक्सिस कॉस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वाला फॉर्मूला, वो आपको आंसर दे देगा। अब चलता हूं, डीआर्स ऑफ बीपी आर एज फॉलोज, x माइनस 2 y प्लस 3 z माइनस 5, डीआर्स ऑफ एक्सिस, एक्सिस ऑफ कोन 1 1 1, theta is 30 degree and we have the formula cos theta a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 square b1 square c1 square a2 square b2 square c2 square, बस cos 30 degree can be written। अब ओरिजिनल प्रोसीजर आ गया, ऑर्डिनरी प्रोसीजर। और क्वेश्चन आपको पता है सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये खुद 2012 तक मेरे पास रिकॉर्ड है, फिर आया होगा, आते रहता है, तो नंबर बदल के, जैसे वर्टेक्स इसमें 2 - 3 5 है, अब की बार -3 to 5 दे देगा क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का आते रहता है। और जो भी करा रहे हैं ये रूटीन प्रॉब्लम्स है, ये आती रहती है। ठीक है, अब ये वैसे तो देखो ना 86 88 कितना ओल्ड रिकॉर्ड है इसमें 2000। ओके, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30, हाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 अंडर द रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर y प्लस 3 होल स्क्वायर z माइनस 5 होल स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया। cos 30 डिग्री हो गया √3/2, √3/2 x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, और -7 प्लस 3 -4 अंडर रूट के अंदर x माइनस 2 होल स्क्वायर y प्लस 3 होल स्क्वायर z माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये है स्क्वायर रूट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायरिंग कर दो, √3 इंटू √3 9 का स्क्वायर 3 रूट, यहाँ पर वह कैलकुलेशन का काम आ जाता है, कैलकुलेशन करो तो काफी सारा लंबा हो जाता है मेथड। ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4, नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स। इसके बाद ये वर्क मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। होल स्क्वायर कर पाओगे? करूं मैं, नहीं कैलकुलेशन तो कर दूं, मतलब होल स्क्वायर बता दूं कितना होता है। एक लाइन लिखता हूं मैं लास्ट वाली, देखना, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 होल स्क्वायर, एक बार देख लो ऐसा होता है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 60 हो गया, एक्स वाई का डबल देखे जाना, एक्स जेड का डबल सीख लो अभी, फिर -4x का डबल, x का काम हो गया। अब हाँ, वाई जेड का डबल, -4y का डबल, y का हो गया, -4z का डबल, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर। मैंने बहुत बच्चों को पूछा है, हाँ ज्यादातर आता नहीं होता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर के बाद ना फिर अंदाजे से चल पड़ते हैं कि ए भी होता होगा कि बी सी होता होगा,
ठीक है ना। राइट किसी ने आज तक बताया नहीं है, और ए बी सी डी ई कर दो तो टीचर 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 तक अटक रहे हैं अभी भी, नहीं तो पूछ देखना। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होल स्क्वायर करा लेना अपने कॉलेज में, अपने टीचर को छोड़ो, अपने साथियों को कराना, शायद ही कोई करेगा उसको। ऐसे बोले होल स्क्वायर मुझे आता है, मैं तो बड़ा है, बोलेगा ये होल स्क्वायर पूछ के मेरी बेइज्जती कर रहे हो, है ना, लेकिन होल स्क्वायर आता नहीं है। पूछ के देखो। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया कि ए बी सी डी तक भी हार्डली किसी ने बताया, और ई तो किसी ने भी नहीं बताया था, और अनमैनेजेबल सा हो जाता है अनलेस यू नो द ट्रिक। और मैंने आपको ट्रिक बताई, ए टू जेड का होल स्क्वायर भी आप कर दो, वो ट्रिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द राइट सर्कुलर कोन। वर्टेक्स ये ओरिजिन बता रहे हैं, सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, ये सेमी वर्टिकल एंगल इसे रख लो अल्फा, विच हैज एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ना दैट इज अलोंग जेड एक्सिस, ये वर्टेक्स ओरिजिन ओ रख दो, ओ जेड एक्सिस है। तो ओ जेड के डी आर्स और डी सी इक्वल होते हैं, और 0 0 1 होते हैं। अच्छा, जेड एक्सिस के, एक्स एक्सिस के डी सी डी आर दोनों इक्वल होते हैं, वो 1 0 0, वाई एक्सिस के 0 1 0, जेड एक्सिस के 0 0 1। और आपसे इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कौन, आप फिर से यहाँ पी पॉइंट एक्स वाई जेड ले लो और प्रोसीजर स्टार्ट कर दो, सब कुछ तो पता है आपको यहाँ। तो ओपी के डी आर्स हो गए, ओपी आर दिस माइनस दैट, पॉइंट को माइनस करने से लाइन के डी आर्स आ जाते हैं, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0। तो डी आर्स ऑफ जेड एक्सिस या एक्सिस ऑफ कौन, कुछ भी बोलो, 0 0 1। तो कॉस अल्फा इज गिवन बाय, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर द रूट 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा इज 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक सेकंड रुक जाना, 2 नहीं है वो, जेड है, ठीक है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, उधर जाके सेक स्क्वायर अल्फा। समझ में आ रही? तो स्लो बताओ, कॉस स्क्वायर इसका डिवीजन लग जाएगा तो अच्छा। अब चलो आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर कॉमन, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज tan स्क्वायर अल्फा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। ये इक्वेशन एल्सवेयर मतलब हायर क्लासेस में भी यूज होती है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है काफी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19। अब वो 17 19 बीच में होमवर्क होता है, होमवर्क करके देखो, कहीं अटको तो पूछोगे तो बता दीजिए। होमवर्क है ना, कवर्ड होता है, वैसे इसी टाइप का होता है, मतलब इतने क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन फिर आप कर सकोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विच पास थ्रू 1 1 2। अब की बार सिचुएशन ऐसी है, कौन पास थ्रू 1 1 2, ये वर्टेक्स नहीं है 1 1 2, नहीं, क्या लिखा है, राइट सर्कुलर कौन पासिंग थ्रू दिस 1 1 2 कहीं यहां पर है, ये ए पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरली वर्टेक्स, नहीं, हाँ वर्टेक्स है, लिखा भी है वर्टेक्स एट ओरिजिन,
नहीं, अगर वर्टेक्स एट ओरिजिन नहीं लिखा होता तो ए वर्टेक्स नहीं है, ये तो कौन के सरफेस पे लाई करता है। अब जब उसने वर्टेक्स ओरिजिन दे ही दिया तो हम हेजिटेट नहीं करते, लिख देते हैं एक्सिस ऑफ कौन इज दिस लाइन। जब एक्सिस दे तो एक बात जरूर देख लेना, एक्स बाई जेड के कोफिशिएंट वहां जनरली 1 होंगे, लेकिन नहीं है तो आपकी ड्यूटी होती है 1 कर देना। एक्स बाई जेड के कोफिशिएंट 1 हो तब जो नीचे नजर आ रहे हैं वो डी आर्स हैं, 2 - 4 3 आर डी आर्स ऑफ एक्सिस ऑफ कौन। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कौन। इक्वेशन कैनॉट बी फाउंड अनलेस अल्फा इज नोन। थीटा के बाद ही इक्वेशन निकला करती है, तो सबसे पहला काम आप थीटा निकालो। अब ये थीटा कैसे निकले, डी आर्स ऑफ ओ ए आर एज फॉलोज, दिस माइनस दैट 1 1 ओ ए के डी आर्स। तो डी आर्स ऑफ एक्सिज वो है 2 - 4 3। तो थीटा कैन बी फाउंड, पहले थीटा निकालो फिर अगला स्टेप शुरू हो जाएगा आपका। अगर थीटा पहले से अभी दिया होता तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ कौन निकालते। अब पहला काम है थीटा निकालना, तो cos थीटा इज गिवन बाई 2 बन जाए 2 - 4 + 6, जान लिया, a1 a2 b1 b2 c1 c अंडर द रूट 1 1 4 4 16 एंड 9। ठीक है, ये हो गया 4, ठीक है, ऊपर 6 29। दिस इज cos थीटा। ओके, अब इक्वेशन ऑफ कौन निकालने चलते हैं। उसी कौन को फिर से यहां रीड्रा कर लो। वर्टेक्स ओरिजिन है, ये P पॉइंट x बाई जेड, और ये है एंगल थीटा। इसके 2 - 4 3, ये उसका प्रोसीजर है, राइट सर्कुलर कौन निकालने का प्रोसीजर है। ठीक है, फिर ओपी के डी आर्स हो गए, पॉइंट्स को माइनस करके मिल जाता है x बाई जेड। cos थीटा इज इक्वल टू 2x - 4y + 3z स्क्वायर रूट 4 + 16 + 9। ठीक है, स्क्वायर रूट x² + y² + z²। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू निकली पड़ी है ऊपर, वो यहां पर कॉपी कर दी जाए, 4/√6 √29। मतलब इसमें और प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या फर्क था, इसमें आपको एंगल निकालना पड़ा, उसमें एंगल दिया हुआ था, ये फर्क था। स्क्वायर रूट x² y² z। हाँ, दिस गेट्स कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो गया 16 × x² y² z², फिर 6 × 2x - 4y + 3z होल स्क्वायर, 2 3 जा 6 2 8 जा 16। धीरे धीरे इसको इवैल्यूएट करें और आंसर। ठीक है, सर इसको जनरल फॉर्म में करना पड़ेगा जो कौन की इक्वेशन थी। हाँ, मतलब जो रूल है वो यहां तक है, जैसे बहुत पिकुलियर इक्वेशन हो तो उसको सिंपलीफाई जनरली लोग नहीं करते। जैसे कोई मेरा प्री रिकॉर्डेड वीडियो है और उसमें मैंने सिंपलीफाई नहीं किया, कोई और वीडियो भेजते हैं ना कहीं एक्स्ट्रा वाले, उनमें आपको भी, जैसे वो एक प्लेन वाला आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसमें जो लास्ट में कैलकुलेशन नहीं करोगे तो चलेगा।
मतलब ज्यादा पिकुलियर कैलकुलेशन होती है कहीं बहुत ज्यादा, वो नहीं करनी है। अदरवाइज जनरल रूल तो यही है कि इक्वेशन शुड बी रिटन इन ए बी सी जेड स्क्वायर, फिर 2f बाई जेड, 2g zx, 2h xy, 2u x, 2d y, 2w z प्लस d, जीरो फॉर्मूला नहीं। वैसे तो कंपलसरी है, लेकिन कई जगह बहुत पिकुलियर है और वहां फिर ऑथर जो टीचर लेक्चरर है वो खुद ही पर चक्कर में पड़ जाता है, आधा घंटा लगता है कैलकुलेशन। तो वहां पर आपको रिस्क लेनी है, मतलब अगर कैलकुलेट करोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो क्वेश्चन ना छोड़ के आप क्या करिए, क्वेश्चन करिए, टाइम मिले तो कैलकुलेट करिए, और जब टाइम नहीं मिला तो क्या करोगे, टाइम मिला नहीं फिर क्या करोगे, क्या करोगे? ये वाला फॉर्म में नहीं करना। मेरी तरफ से यहां पे तक करना है। टीचर को पूछोगे, कोई भी टीचर एग्जामिनर बोले यहां तक करना है। अब आपसे नहीं हो रहा है तो हो ही नहीं रहा तो शेर थोड़ी पटकोगे। हो नहीं रहा है, आप क्वेश्चन छोड़े दे रहे हो, उसके बदले के 2 क्वेश्चन, इस कैलकुलेशन के चक्कर में 2 क्वेश्चन छोड़े दे रहे हो, 1 क्वेश्चन छोड़े दे रहे हो, तो वो एडवाइसेबल नहीं है। यू शुड डू ऑल क्वेश्चन इन ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में और या नहीं आता है, अनलेस इट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो टिक करना नहीं है अनड्यूली, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करना ही करना है। चाहे नहीं आता है तो क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को वहां कॉपी करना है, इस क्वेश्चन को, और कौन बना देना, वर्टेक्स बना देना, कुछ कर देना, आपको हाफ मार्क मिलेगा उसमें। बट शुड नॉट लीव द क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट। कुछ भी नहीं आता, यू कॉपी द क्वेश्चन। ए गुड एग्जामिनर गिव्स हाफ मार्क इन सिंपली दैट क्वेश्चन इटसेल्फ। एक अच्छा काइंड एग्जामिनर हाफ मार्क देता। ब्लैंक कॉपी पे कोई मार्क नहीं दे सकता, रिस्की है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर्स होते हैं जो ये कॉपी चेक करते हैं, तो ब्लैंक कॉपी पे हाफ मार्क देगा, सर्विस नहीं चली जाएगी उसकी। पर आपने अगर क्वेश्चन लिखा है और मैंने हाफ मार्क दे दिया तो मेरे कुछ कोई हैंग नहीं कर देगा। समझ वही बात, ब्लैंक कॉपी पे उसकी सर्विस टर्मिनेट हो जाएगी। इसीलिए स्टूडेंट को चाहिए वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कुछ भी नहीं आता क्वेश्चन लिख दो। ए काइंड एग्जामिनर मे गिव हाफ मार्क इन दैट, ठीक है। पर ब्लैंक कॉपी पे हम कितने भी काइंड हो, हम 1/4 मार्क भी नहीं दे सकते ब्लैंक कॉपी के अंदर, और इसकी तो हमने चेक ही नहीं किया ठीक से। ओके, अब ये क्वेश्चन जो आ गया 22A, ये है काफी लेंथी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चंस का सेट है। 22A, 22B, 22C, 22D, एक साथ 23, एक साथ होते हैं सारे मोस्टली क्वेश्चन। अभी अगले दिन करेंगे, और पॉसिबल हुआ तो मैं कोई वीडियो भी बना सकता हूँ, आज तो होता है। ठीक है सर, आज फिनिश करते हैं।